वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में बजट पर चर्चा का दिया जवाब। कहा, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाला है ये बजट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश के बजट में हर वर्ग का रखा जाएगा ध्यान। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार पर नहीं होगा कोई असर। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रदेश में जल्द तैयार होगा धर्मांतरण विरोधी कानून का प्रारूप। अनैतिक तरीकों से धर्म परिवर्तन करवाने के प्रयास पर लगेगी रोक। और प्रदेश भर में पशुओं को मुंहखुर व गलघोटू की बीमारियों से बचाने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान जारी। टीकाकरण का दूध उत्पादन पर नहीं होगा कोई असर। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत के सपने का साकार करने वाला है। इस दौरान बजट की खूबियां गिनाने के साथ ही वित्त मंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अगस्त 2016 से जनवरी 2020 के बीच यूपीआई के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शंस की संख्या 3.6 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि गरीब किसानों ने सबसे अधिक यूपीआई का प्रयोग किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 11 करोड़ लोगों को फायदा मिला है। वित्त मंत्री ने बताया कि मुद्रा योजना के तहत अब तक देश भर में 27,000 करोड़ से ज्यादा के लोन दिए गए हैं। A budget which is for Atmanirbhar Bharat. So it's a budget which clearly draws on the experience, the administrative capacities, and also the exposure that the Prime Minister has had during his long elected tenure, both as Chief Minister and as Prime Minister of this country, known for his commitment towards development, growth and reform. उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए हम जो कर रहे हैं और जरूरतमंदों के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसके विरोध में विपक्ष के कुछ लोगों की आरोप लगाने की आदत हो गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया और 8 करोड़ लोगों को निःशुल्क रसोई गैस मुहैया करवाई गई। 40 करोड़ किसानों, महिलाओं, दिव्यांगों और गरीबों के खाते में सीधे रकम पहुंचाई गई। 800 million people were provided free food grains, free cooking gas were provided for 80 million people, and cash directly was given to 400 million people, farmers, women, divyang, and also the poor and needy. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में कहा कि पिछले बजट की तर्ज पर सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं और हितधारकों से परामर्श करके 20 फरवरी तक बजट की अंतिम रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। बजट में सभी के सुझावों और हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार स्वावलंबन और रोजगार स्वाभिमान केंद्र बिंदु होंगे। विधानसभा में विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारी सरकार स्थिर है। अभी तैयार कर रहे हैं हम लोग, और हमने पिछली बार प्रथा बनाई थी कि जितने ज्यादा स्टेक होल्डर्स की परामर्श करने के बाद बजट को बनाया जाएगा, बल्कि सभी विधायक सांसद चाहे विपक्ष पार्टी के थे उनसे भी हमने परामर्श किया था। बहुत से सुझावों को हमने इम्प्लीमेंट भी किया था। इस बार कोरोना के कारण से शायद फिजिकली उनके साथ मीटिंग तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने उनको एक पत्र लिखा है कि आने वाली वैसे को 10 तारीख तक लिमिट रखा था, लेकिन उसको 20 फरवरी कर दिया। 20 फरवरी से पहले जो भी कुछ सुझाव भेजेगा उन सुझावों को हम कंसोलिडेट करके जो मानने लायक होंगे मान करके उसको प्रावधान करेंगे। अच्छा लोकहित का बजट आएगा। हर एक वर्ग की समस्याओं का समाधान कैसे हो, उसमें किसी पर्टिकुलर विशेष वर्ग को ज्यादा लाभ, अगर कोई डाउन ट्रॉडन है, कोई कमजोर वर्ग है, किसी वर्ग को ज्यादा लाभ की आवश्यकता है, तो उसका बजट बढ़ाया जाएगा। शिक्षा का बजट पिछली बार भी हमने बढ़ाया था, इस बार और भी बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य का बजट भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हेल्थ सर्विसेज की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हो रही है कोविड के कारण से। वैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा, इन तीन चीजों पर, और साथ में फिर रोजगार स्वावलंबन और लोगों का स्वाभिमान, ऐसे इन 5 मुद्दों पर ध्यान रखते हुए इस बजट की
गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को धर्मांतरण विरोधी कानून का प्रारूप जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि इसे शीघ्र लागू किया जा सके। गृह मंत्री ने इस संबंध में आयोजित प्रारूप समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस कानून के बनने से राज्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा दबाव, प्रलोभन, शादी का झांसा या अन्य अनैतिक तरीकों से धर्म परिवर्तन करवाने के प्रयास पर रोक लगेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों में इस विषय पर बने कानूनों का भी अध्ययन किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पशुओं को मुंहखुर व गलघोटू की बीमारी से मुक्त करने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। 1 फरवरी से शुरू हुआ ये अभियान 31 अप्रैल तक चलेगा। जींद पशुपालन विभाग के पॉलीक्लिनिक के प्रभारी डॉक्टर बलवंत ने बताया कि टीकाकरण अभियान के माध्यम से सभी दुधारू पशुओं को रोगों से मुक्त किया जाएगा और इससे दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। टीकाकरण के लिए पर्याप्त टीमों का गठन भी कर दिया गया है जो घर घर जाकर पशुओं का टीकाकरण करेंगी। उन्होंने पशुपालकों को सलाह दी है कि अगर 4 माह से ऊपर आयु का कोई भी पशु है तो उसे टीका अवश्य लगवाएं। टीकाकरण से पशुओं के दूध उत्पादन पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता। है कि ये वैक्सीन है जो पहले तो साल में हमें 4 बार लगानी पड़ती थी, अब उसका 50% हमारी स्ट्रेस हो गई, एनिमल के ऊपर भी स्ट्रेस कम हो गई, हमारे डॉक्टर के ऊपर भी, और फार्मर भी हमें वैक्सीन नहीं लगाने देता कि तो हर बार बहुत जल्दी आप वैक्सीन लगाने आ जाते हो। ये कंबाइंड वैक्सीन आने के बाद अब साल में सिर्फ 2 बार वैक्सीन हम लगाते हैं। ये वैक्सीन अच्छे से लगाएं, ये बीमारी एक बार से चली गई। जैसे हमारे पोलियो को हमने उन्मूलन कर दिया, बिल्कुल पोलियो मुक्त कर दिया भारत को, इसी तरह हम चाहते हैं कि गलघोटू और मुंहखुर की बीमारी से भी भारत पूरी तरह से मुक्त हो जाए। यही भारत सरकार की ये स्कीम है। जब बीमारी आती थी जी बहुत ज़्यादा आती थी, अब यहाँ 10-12 साल के बाद कोई बीमारी नहीं आती है। ये टीके लगवाने का कोई असर नहीं पड़ता, दूध पर भी नहीं पड़ता है जी। ये बहुत अच्छे हैं, लगवाने चाहिए जी। घोटू की मुंहखुर रोग की बीमारी आ करती जी, ये इसे अब बिल्कुल ठीक है जी, ये कोई बीमारी नहीं आती जी। घोटू मुंहखुर के जो टीके लगाए जा रहे हैं इनसे हमारे पशुओं को पूरा आराम है और मतलब आप भी लोग सभी लोग भारत सरकार का इस चीज़ का हम धन्यवाद करते हैं जी। पहले ये मुंहखुर के गलघोटू की बीमारी बहुत ज़्यादा था जी, उससे बहुत परेशान रहते थे जी हमें। अब पैरों में आ जाता था, कभी मुंह में जी। आई जब से ये टीके लगने लग रहे हैं जी गलघोटू के, ये बहुत आराम रहता है जी, इससे कोई दिक्कत नहीं आती जी। पहले जो ये पशुओं में बीमारी आती है गलघोटू की, अब ये टीके लगने लगे हैं, इससे बहुत फायदा हुआ है और हम भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रदेश सरकार ने शुगर मिलों को वित्तीय रूप से मजबूत करने तथा लोगों को आसानी से शुद्ध ऑर्गेनिक गुड़ उपलब्ध करवाने के लिए शुगर मिलों में गुड़ का उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया है। सरकार के निर्देशों के तहत पलवल शुगर मिल में गुड़ का उत्पादन शुरू हो गया है। मिल में प्रतिदिन 30 क्विंटल देसी गुड़ बनाया जाएगा। ये गुड़ उपभोक्ताओं को शुगर मिल के आउटलेट पर उपलब्ध होगा। ये गुड़ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में कारगर साबित होगा। पलवल शुगर मिल के चीफ इंजीनियर विजयपाल सिंह ने बताया कि प्राकृतिक रूप से गन्ने के रस को उबाल कर गुड़ बनाया जाएगा। नेचुरल तरीके से बनेगा, प्राकृतिक तरीके से, जैसे हमारी एशियन टेक्नोलॉजी थी। गुड़ को उबाल के और उसमें कोई केमिकल हम नहीं ऐड करेंगे और जैसा प्राकृतिक रूप से गन्ने का जूस हमें मिलता है उससे गुड़ बना के और हम उसको पूरा पैकिंग करा के तब बेचेंगे। प्रोडक्शन हमारा 2 भट्टी है हमारे पास में, 15 क्विंटल की 30 क्विंटल पर डे के हिसाब से मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस हम कर सकते हैं गुड़ एक दिन में। ये अच्छी कीमत पे जाएगा। इसका हमारा जो रेट है 50 रुपये पर केजी के हिसाब से है और मिल को इससे फाइनेंशियली बेनिफिट ही होगा। शुगर मिल में गुड़ बनाने का ठेका लेने वाली कंपनी के ठेकेदार ने बताया कि गुड़ में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं मिलाया जाएगा। गुड़ बनवा रहा हूँ और यहाँ पर जो गुड़ बन रहा है वो एकदम नेचुरल तरीके से गुड़ बन रहा है। इसमें नहीं कोई केमिकल, नहीं कोई मसाला, ये एकदम नेचुरल तरीके से गुड़ है। प्योर जूस लिया जाता है यहाँ पे और उसको बिल्कुल प्योरीफाई करने के बाद तब गुड़ बनता है, एकदम नेचुरल गुड़ बनता है। आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में अलग अलग कलर के गुड़ आते हैं और यहाँ पे एक ही कलर का गुड़ है जो नेचुरल होता है, जिसका बल्लभगढ़ में पर्यावरण बचाव मुहिम के तहत प्लास्टिक वेस्ट को रचनात्मक कार्यों में उपयोग करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत प्रशासन के सहयोग से एक निजी संस्था द्वारा बेकार टायर, तारों और प्लास्टिक की बोतलों सहित अन्य प्लास्टिक सामान को फेंकने की बजाय रचनात्मक रूप दिया जा रहा है। एसडीएम अपराजिता ने बताया कि हम पर्यावरण को बचाने का संदेश देना चाहते हैं। वेस्ट प्लास्टिक को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की तर्ज पर उससे रचनात्मक वस्तुएं बनाई जाएंगी।
इस अभियान से विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से आम नागरिक को भागीदार बनाया जाएगा। हम पर्यावरण को बचाने का एक संदेश देना चाहते हैं। आज हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने में सबसे ज़्यादा योगदान प्लास्टिक वेस्ट का है, ना केवल भारत देश में बल्कि ग्लोबली पूरी दुनिया में। तो प्लास्टिक वेस्ट को रीयूज़ मतलब रिड्यूस रीयूज़ रिसाइकल वाली तर्ज पे हमने यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनाए हैं विथ अ पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज, ताकि पर्यावरण और इकोलॉजी को भी हम प्रिजर्व कर सकें और उसके साथ साथ हम एक समाज के लिए मैसेज और संदेश भी दे सकें। निजी संस्था के निदेशक ने बताया कि सभी सरकारी और निजी कार्यालयों, स्कूलों, विभिन्न संस्थानों में बेकार प्लास्टिक को रचनात्मक रूप देकर रखवाया जाएगा ताकि शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। वेस्ट प्लास्टिक होती है, चार्जर होते हैं, हेडफोन होते हैं, बोतल होती हैं, कैन होती हैं, या वेस्ट जो भी चीज़ होती हैं जो पर्यावरण को बहुत दूषित कर रही हैं। और जगह जगह देखा है आपने, गाय खा लेती हैं या समुद्र में जाती है तो मछलियाँ खा जाती हैं, मर रही हैं। तो हम इस कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। बल्लभगढ़ में सभी सुविधाओं से लैस मॉडल बस टर्मिनल विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। लगभग 21 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस बस टर्मिनल में रिटेल, कमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी जैसी तमाम सुविधाएं होंगी। बस टर्मिनल का निर्माण हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाएगा और ये लगभग 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने विभाग तथा कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बैठक में कहा कि शहर की प्राइम लोकेशन पर बनने वाले इस बस टर्मिनल में शानदार मॉल भी बनाया जाएगा। यहां बैंक्वेट हॉल, फूड कोर्ट और कपड़ों के शोरूम भी होंगे। परिवहन मंत्री ने कहा कि जल्द ही विभाग के बेड़े में 800 बसें शामिल की जाएंगी। इनमें से 400 बसें मार्च तक आ जाएंगी। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने सरल पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं को और अधिक जनोपयोगी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायतों का समाधान निर्धारित समय में हो। वे कल सरल पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में बताया गया कि 540 से अधिक सरकारी योजनाओं और सेवाओं को प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया है। हर महीने पोर्टल पर 6 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं और उनके निदान के लिए लगभग 20 लाख संदेश भेजे जाते हैं। अंत्योदय पोर्टल की हेल्पलाइन पर हर महीने औसत 1 लाख कॉल्स आती हैं। कुल मिलाकर 1 करोड़ 40 लाख से अधिक आवेदनों का सरल पोर्टल के माध्यम से समाधान किया गया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना कुरुक्षेत्र में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। इस योजना के उन लोगों के सपने साकार हुए हैं जो अपना पक्का मकान बनाने में असमर्थ थे। कुरुक्षेत्र जिले में अब तक इस योजना के तहत 14 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लाभार्थियों ने बताया कि पक्के मकान बनने से वे बहुत खुश हैं। इसके लिए वे सरकार के आभारी हैं। कुरुक्षेत्र जिले में अभी तक 16 करोड़ 47 लाख की ग्रांट आ चुकी है, जिसमें से 14 करोड़ 24 लाख की ग्रांट खर्च हो चुकी है। अभी जनवरी 1 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा से 3 बेनिफिशियरी को अवार्ड दिया है, जिसमें से एक बेनिफिशियरी कुरुक्षेत्र के। ये बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती की बात है। कुरुक्षेत्र से एक बेनिफिशियरी पूरे हरियाणा से चुना गया। प्रधानमंत्री आवास योजना 2017 में हमारे जिले में इसका कंडक्ट सर्वे स्टार्ट हुआ। अब हमारा 1400 लोग हैं जिन्हें हमने LOI यानी लेटर ऑफ इंटेंट दे दिए हैं कि वह अपना मकान तोड़ के अपना काम स्टार्ट कर सके। अब मेरा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरे को 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल गई। ये मेरा मकान लेंटर का पक्का हो गया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो मेरे को 2.5 लाख की ग्रांट मिली है, उसके अंतर्गत मैंने अपना पक्का मकान बनाया। हमारे घर जो पहले थे वो कच्चे थे, बारिश में चुकता था हमारा घर, हम बहुत तंग थे। तो प्रधानमंत्री की उससे आवास योजना के तहत हमारे घर पक्के बने। तो हम मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में बजट पर चर्चा का दिया जवाब। कहा, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाला है ये बजट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश के बजट में हर वर्ग का रखा जाएगा ध्यान। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का सरकार पर नहीं होगा कोई असर। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रदेश में जल्द तैयार होगा धर्मांतरण विरोधी कानून का प्रारूप। अनैतिक तरीकों से धर्म परिवर्तन करवाने के प्रयास पर लगेगी रोक। और प्रदेश भर में पशुओं को मोखुर व गलघोंटू की बीमारियों से बचाने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान जारी। टीकाकरण का दूध उत्पादन पर नहीं होगा कोई असर। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।